दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आए हैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने। जो टॉपिक हमने पिछला पढ़ा हुआ है, कंबशन, फ्यूल एंड फ्लेम। तो हमने बताया था कि ये चैप्टर जो है, इसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जनरली फ्लेम वाले पार्ट से क्वेश्चन हमने देखा है आया हुआ है। तो इसलिए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी साथ में ले लीजिए, साथ में आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिन लोगों ने पूरी क्लास की हुई है उनको अपना देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, और जो नहीं किए हैं तो उनकी कोई बात नहीं, आप साथ में क्वेश्चन करिए कितने क्वेश्चन आप कम कर पा रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स पर आप लोग बताएंगे हाँ सर मैं इतने क्वेश्चन सही हुए, कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। यानी वह स्लो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, डेड वेजिटेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कोल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है, डीकम्पोजिशन, इवोल्यूशन, कार्बोनिफिकेशन, कार्बोनाइजेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेड वेजिटेशन होता है उसको पेट्रोल में कोल या पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है, यानी जब कोई चेंजेस होता है, इवोल्यूशन मतलब होता है चेंजेस, प्रकृति में चेंज हो रहा है, तो उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब कि डिकम्पोज हो जाना, यानी कि कहते हैं डिकम्पोज का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने जमीन के अंदर डाल दिया है और वो डिकम्पोज हो गई, मतलब वो जैसे वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, वो कन्वर्ट होकर खाद बन जाना, इस तरह का डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो कार्बोनिफिकेशन जो होता है, यानी जो है डेड और वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट करना, यानी कोल या उससे संबंधित प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को कहते हैं क्या, कार्बोनिफिकेशन कहा जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला, रैपिड कंबशन क्या होता है। रैपिड कंबशन क्या होता है, तो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है जो कंबशन होता है, ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है जो कंबशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कंबशन में बताया है। तो कंबशन में एक है रैपिड कंबशन, ठीक है, दूसरा बताया मैंने आपको स्पॉन्टेनियस, और तीसरा बताया हमने आपको एक्सप्लोजिव। तो तीन प्रकार के कंबशन मैंने आपको बताया, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव। तो रैपिड कंबशन क्या होता है, देखिए जरा देखते हैं। व्हेन अ गैस बर्न इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, व्हेन अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, व्हेन देयर इज द इवोल्यूशन ऑफ हीट, नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या होता है, तो रैपिड कंबशन, माचिस तिली जलाई और लाइटर से जलाया और गैस जो हमारे घर में खाना तो जल गई। ठीक है, तो वो जो कंबशन तुरंत जलाया और जल गई, वो हमारा कौन सा है, रैपिड कंबशन होता है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, व्हेन अ गैस बर्न इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो ये आपका रैपिड कंबशन का हो जाएगा कि जब गैस को बर्न किया और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगी, माचिस तिली से लाइटर जलाया तुरंत। ठीक है, फिर आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है कि जिसको हम यहाँ पे हमें क्या देना पड़ रहा है, हमको माचिस जलाना पड़ रहा है, लाइटर जलाना पड़ रहा है। स्पॉन्टेनियस मुझे कोई एक्सटर्नल हीट देने की आवश्यकता, एक्सटर्नल रिसोर्स देने की आवश्यकता नहीं है, वो सडनली अपने आप आग लग जाती है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। और इसका एग्जाम्पल आपका स्पॉन्टेनियस का जो एग्जाम्पल है वो जैसे कि जंगल में अचानक से आग लग जाती है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल उसमें हम जो है सूरज की बहुत किरणें, सूरज की धूप से जो है वो जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, तो धूप होने, हीट से होता है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर में बर्न हो जाता है, अपने आप स्वतः बर्न हो जाता है। तो ये कैसा है, हमने कोई माचिस जलाई नहीं, हमने कोई लाइटर यूज नहीं किया, तो स्वतः बर्न हो जाता है। वो एग्जाम्पल किसका है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सप्लोजिव, आप कोई पटाखा लगाते हैं, क्रैकर लगाते हैं, एक्सप्लोजिव यानी उसके अंदर साउंड जरूर होना चाहिए, साउंड प्रोड्यूस करेगा वो जरूर होना चाहिए, तब वो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। तो अगर हमसे
ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस का देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका, ये एग्जांपल होता है व्हेन अ मटेरियल सडनली बर्न इट्स इनटू फ्लेम्स, अचानक, ठीक है, सडनली बर्न इनटू फ्लेम में हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस में, और उसमें कोई भी एक्सटर्नल हीट दी नहीं जाएगी, ठीक है। तो रैपिड कंबशन पूछा गया, तो रैपिड कंबशन से हमारा ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर फॉलोइंग जोन ऑफ द फ्लेम। तो जोन ऑफ द फ्लेम कितने हैं, तो हमने बताया था आपको जोन ऑफ द फ्लेम जो होंगे वो कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये कैंडल का एग्जांपल दिया था, तो इसके 3 जोन होते हैं, ये मैंने बताया था आपको 3 जोन होते हैं, पहला जोन, दूसरा जोन और ये तीसरा जोन हो जाएगा, ये तीसरा जोन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, जिसमें सबसे बाहर वाला जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, दैट इज ब्लू जोन होता है। तो एक जोन तो ये ब्लू जोन होता है, ये वाला पार्ट जो होगा वो ब्लू जोन हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, ब्लू जोन में आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा येलो जोन, ये वाला पार्ट जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये येलो जोन हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ब्लैक जोन हो जाएगा। तो जो ब्लू जोन होता है, ठीक है, जो आपका ये ब्लू जोन होता है, ठीक है, तो ब्लू जोन होता है, ये फर्स्ट जोन हो गया आपका, ये आपका सेकंड जोन हो जाएगा, और ये आपका थर्ड जोन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्लू कलर का होता है, ये आपका जो होता है हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट सबसे गर्म वाला पार्ट जो बाहर वाला होता है, आउटर मोस्ट जोन को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दो होती है, कैसी होती है, एक्सेस अमाउंट पे ऑक्सीजन होती है, एक्सेस अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन होती है। सेकंड वाला जो होता है, सेकंड वाला जो पार्ट होता है, ये आपको जो दिखाया जा रहा है, ये आपका मॉडरेट हॉट होता है, मॉडरेट हॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे लेस अमाउंट में ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑक्सीजन मिलती है इसको, लेस अमाउंट ऑक्सीजन मिलती है इसको। कैसा होता है, येलो होता है, कैसा होता है ये, तो ये मॉडरेट हॉट होगा, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा हो जाएगा आपका इसका कि येलो होगा, येलो फ्लेम होगी इसकी, ठीक है, येलो फ्लेम इसकी होती है, ठीक है, ये बातें इसके लिए याद रखना, ठीक है। और इसका फ्लेम कैसा होता है, इसका फ्लेम हो जाता है आपका, पहला ये, दूसरा पॉइंट है, तीसरा इसका फ्लेम हो जाता है ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो हम गैस चूल्हा जलाते हैं घरों में, उसका होता है। फिर आता है ये आपका ब्लैक जोन होता है, यानी कि डार्क जोन, इसको बोलते हैं डार्क जोन। ये थर्ड जोन है, थर्ड जोन आपका डार्क जोन होता है, डार्क जोन होगा। उसके बारे में इसका पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि डार्क जोन हो गया, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये अनबर्न ये पार्ट जलता नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट हो जाएगा ये लेस हॉट, ठीक है, लेस हॉट होता है, या फिर लेस हॉट या ना के बराबर हॉट होता है, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका हो जाएगा 3 पार्ट होते हैं, ये मैंने एकदम अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। आगे देखते हैं, पीसीआरए स्टैंड फॉर, तो पीसीआरए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये बताया था पीसीआरए एक मतलब संस्था होती है जो पेट्रोलियम के संबंधित काम करती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो दैट इज ये है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए। और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि पीसीआरए का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे है, इसका जो संस्था है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ, एसिड रेन, मैंने भैया बताया था कि एसिड रेन जब पढ़ाया था कि एसिड रेन के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जरा पढ़ लीजिएगा। तो एसिड रेन के लिए जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं SO2 और होते हैं NO2 और वो होते हैं CO2, लेकिन मेनली पूछेंगे तो SO2 और NO2 मेनली होते हैं, जो बनाते हैं आपके कौन सी एसिड, H2SO4, ये आपका HNO3 बनाते हैं। और यही दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये आपके एसिड हैं, और यही क्या करते हैं, यही आपके रेन करते हैं, यानी एसिड रेन करेंगे, यही आपके एसिड रेन करते हैं, कौन, ये। तो ये SO2 और NO2 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सल्फर एंड नाइट्रोजन आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सल्फर एंड नाइट्रोजन। मेनली CO2 भी होता है, ये भी H2CO3 बनाएगा, CO2 भी जो होता है H2CO3 बनाता है, लेकिन अगर मेन कंस्टिट्यूएंट तो पहले SO2 NO2 हो जाएगा, उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉसिल फ्यूल्स विच इज मोस्टली फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड
कृष्णा गोदावरी डेल्टा। पूछ रहा है कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो इन इन जगहों पर पाया जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा कंस्टिट्यूएंट इन जो है ये पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पूछा, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नेचुरल गैस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल गैस सही ऑप्शन है कि ये इन इन जगहों पर नेचुरल गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला 7वां देखो, बिटुमेन। बिटुमेन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, रोड सरफेसिंग, कोल तार, नेचुरल गैस। ठीक है, तो बिटुमेन क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ कोल, टाइप ऑफ कोल, टाइप ऑफ कोल में बताया था कि जो है सबसे पहला है पीट है, सबसे पीट है, फिर आपका है लिग्नाइट है, फिर लिग्नाइट है, फिर है बिटुमिनस, बिटुमिनस है, और उसके बाद आपका है एंथ्रासाइट है। कौन सा है, एंथ्रासाइट है। ये कोल के प्रकार दिए गए हैं, ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट 4 प्रकार के कोल दिए गए हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो है इसमें जो है बिटुमिनस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए किया जाता है। बिटुमिन का इस्तेमाल किस लिए तो हो जाएगा इसका, बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए किया जाता है। और एंथ्रासाइड जो होता है इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंथ्रासाइड का। जो है एंथ्रासाइड जो है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे कोयले को जलाते हैं, कोयले को जला करके क्या करते हैं, बॉयलर में पानी को मतलब गर्म होगा, स्टीम बनेगी, स्टीम से हमारा टरबाइन रोटेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है 70% जो होता है इसी के माध्यम से, यानी कि कोयले के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बिटुमिनस हम अलाव जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट, सबसे अच्छा कार्बन, अगर सबसे अच्छा कोल का है तो सबसे बेस्ट कोल का जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे अच्छी होती है। और सबसे लो क्वालिटी का जो होता है, ये लो क्वालिटी का कहेंगे तो जो लो क्वालिटी का होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, पीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 30 से 40% के अंदर ही होती है, इसलिए लो क्वालिटी का कोल कहलाता है। और इसमें जो है एंथ्रासाइट में 95 से 98% कार्बन पाया जाता है, 95 से 98% आपका कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो पूछा गया ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लैक का मतलब हो गया भैया, ब्लैक का मतलब हो गया काला, और गोल्ड का मतलब हो जाएगा सोना। तो काला सोना, तो काला सोना कहा जाता है किसको, पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला क्यों कहा गया, क्योंकि इसका फिजिकल अपीयरेंस, काला क्यों कहते हैं, फिजिकल यानी ब्लैक कलर का होता है, तो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इसको काला कहा गया है। और सोना क्योंकि बहुत ही प्रीशियस होता है, प्रीशियस है, CIOUS, बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया है। क्योंकि काला क्योंकि उसका फिजिकल अपीयरेंस है, और सोना यानी कि प्रीशियस है, महंगा है, बहुत कॉस्टली है, इसलिए इसको गोल्ड के किया गया। सोना भैया, ठीक है, गहना बनाने के लिए जिसके पास सोना हो खूब सोएगा है। देखते हैं आगे, 8वां, यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर। तो वह सब्सटेंस, वह यूजफुल सब्सटेंस जो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से प्राप्त होती हैं वो किसे क्या कहते हैं, उनको केमिकल कहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं। तो अगर इसमें दिया जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है दैट इज पेट्रोकेमिकल्स, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है दैट इज पेट्रोकेमिकल। तो वह चीज़ें जो पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से हमें ऑब्टेन होती हैं दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित हो जाते हैं पेट्रोलियम और गैस के, नेचुरल गैस के फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। कब, absence of air, presence of air, presence of sunlight, none of these। तो भैया बार बार जिसको वाला बताया हूं कि जो है डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, डेड और डिकेइंग चीजें जब हम बहुत सारे सालों तक जमीन के अंदर इसको हम क्या करते हैं,
दफना देते हैं, दबा देते हैं, तो बरीड कर देते हैं, बरीड करते हैं, तो वो जो है पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पेट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंट में, ऑक्सीजन की अब्सेंट में ऐसा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंट में ऐसा होता है, तो आपका ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डीजल इज यूज्ड इन, डीजल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग, कुकिंग ऑयल के रूप में, ये कूलिंग ऑयल नहीं लिखा है, ये कुकिंग है, कुकिंग ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेंट में इस्तेमाल करते हैं, रोड सरफेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। तो भैया डीजल का हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिक जनरेटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक यानी जनरेटर, जनरेटर वह मशीन होती है, डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और जो है गांव वगैरह में जो शादियां वगैरह होती हैं तो इस इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उसको चलाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल, वो होता है डीजल। आप लोग को पता होगा, जो गांव से संबंधित लोग हैं उनको इस बात की जानकारी होगी, और ओरली आंसर कर लेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो है में डीजल का प्रयोग किया जाता है उसको चलाने के लिए, जो उसको मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय द वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये पता होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ एयर आप पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर तो सबका पता होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर लें तो कंपोजिशन ऑफ एयर की बात कर लेते हैं, तो अगर हम कहें तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है लगभग जो है 79% के आसपास है, ठीक है, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो आपका है लगभग 21% के पास आसपास है, ठीक है। इसको 78 ना करो, वो कर दो 78%। तो नाइट्रोजन 78% के आसपास है, ऑक्सीजन 21% के पास आसपास है, और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपका जो CO2 है वो 0.03% के आसपास है, और अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल जो है वो आपका लगभग मान के चलिए 1% के आसपास है। इसी तो मोटा मोटा है, थोड़ा सा एक आध पॉइंट का वेरिएशन होगा, बाकी यही आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन कितना है 78% है, ऑक्सीजन कितना है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03% है, और अदर गैसेस में आपके हीलियम, नियॉन, कार्बन, ठीक है, नियॉन, कार्बन, जेनॉन, ये सब सारी जितनी नोबल गैसेस वो सारी आ जाएंगी, डस्ट पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है, ये लगभग 1% के आसपास है, वाटर वेपर आ जाएगा, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, नोबल गैसेस, ये सब जो 1% के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आपको अगर हाईएस्ट पूछेंगे तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पूछेंगे, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 20.9%। तो 20.9 यानी कि लगभग 21% के आसपास आपकी ऑक्सीजन है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, हमेशा आपको फायदा करेगा। जब पढ़ाया तो इसको जानकारी हमने दी थी आपको। अगला देखिए 13, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, एक डेफिनेशन दे दी गई है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें किसी वस्तु में आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैच फायर इजिली, आसानी से, दैट इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो भैया इसको डेफिनेशन मैंने बार बार समझाया है, बार बार बताया है कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिससे किसी वस्तु पे आसानी से आग पकड़ ले, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जिस वस्तु का सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर समझ ली लो होता है, उसको हम आइडियल फ्यूल, या जो आइडियल फ्यूल की श्रेणी में उसको हम रखते हैं, या गुड फ्यूल की श्रेणी में उसको रखा जाता है, अच्छे फ्यूल की श्रेणी में उसको रखा जाता है। अगला देखिए, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। और एक बार एग्जाम देने गए तो हम टिक करके आए थे क्या,
टिक किए थे आंसर में, कॉम्पैक्ट लिखा, COMPACT, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस टिक कर दिए थे। तो ये इस तरह गलतियां क्यों होती हैं कि जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरे बस देखे नहीं बट टिक कर दिए, 4 ऑप्शन पढ़े नहीं, तो अरे CNG बड़ा आसान आ गया। तो ये सब चीज़ों को गलतियां नहीं होनी चाहिए कि CNG फुल फॉर्म यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो CNG का फुल फॉर्म ये हो गया। पूछ रहा मेन कंस्टिट्यूएंट, तो मेन कंस्टिट्यूएंट इसका होता है क्या, मीथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ CNG। मीथेन कहें कि कहाँ पाया जाता है मीथेन, तो मीथेन जो होता है वो पाया जाता है आपका जो धान का खेत होता है, धान का जो खेत होता है वहाँ पर मीथेन उसमें जो है पाया जाता है, धान के खेत में वो मीथेन पाया जाता है। जब उसको जलाते हैं, जिसको हम पराली बोलते हैं, जब उसको जलाते हैं तो उसमें मीथेन गैस बहुत तेजी से आप पकड़ लेता है और जल जाता है, क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जितनी दलदल वाली जगह हैं, दलदल जहाँ पे होता है, दलदल वाली जगहों पर जो है मीथेन गैस पाई जाती है। आगे देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, बोथ ए एंड बी। तो भैया बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। मैंने कहा था कोई भी कंपाउंड NaHCO3 Na2CO3, तो किसी भी कंपाउंड में अगर CO2 या CO3 लगा है तो उसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कर सकते हैं, आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब इसको हम डालते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड में CO2 और CO3 लगा है, दिमाग में याद रखिएगा इसको, तो उसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर रूप में कर सकते हैं। उसमें जो है आपका तो क्या करता है ये, तो सबसे पहला करता है सप्लाई ऑफ एयर। भैया एयर जो होती है, ऑक्सीजन होती है, सपोर्टर ऑफ कम्बशन, यानी किसी को जलने में सहायता करती है, तो उसकी सप्लाई रोक दीजिए। एक पार्ट वो भी फायदा करता है। दूसरा क्या करता है, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, यानी कि उसके इग्निशन जो है, जैसे जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे उसको डाउन कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर 25 डिग्री पे जलना है उसको, तो अगर हम 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा या जलेगा नहीं। तो इग्निशन यानी उसके टेम्परेचर को लो करना, तो दोनों काम ये करता है। तो बोथ ए एंड बी, आपका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर दोनों काम करता है, एयर की सप्लाई को खत्म कर देता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, और दूसरा टेम्परेचर डाउन कर देता है। ऐसा दोनों काम करता है, ठीक है। तो 15 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल। देखिए अब कहते हैं ना कि रिपीट कैसे हो गया, तो रिपीट का मतलब नहीं वही क्वेश्चन है, रिपीट का मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। फ्लेम का क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख लीजिए इसको। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन फ्लेम का था, जिसे पूछा गया था कि जोन कितने होते हैं, तो 3 जोन होते हैं, उसमें मैंने सारी बातें बता दी थी। तो विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ द कैंडल, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा, हॉटेस्ट पार्ट ये अपने आप बता देंगे, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ देख लीजिए, पूछा गया हॉटेस्ट पार्ट, तो देखिए कौन सा पार्ट हॉटेस्ट पार्ट बताएगा, ब्लू फ्लेम वाला, तो यानी कि ये आपका ब्लू फ्लेम वाला आ जाएगा, तुरंत अपने आप बता सकते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो इजीली आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बता पाएंगे इसको, ठीक है। तो अब कौन सा हो जाएगा, दैट इज ब्लू पार्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा सबसे ब्लू फर्स्ट जोन जो होता है वो ब्लू जोन होता है, बाहर वाला, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई वहां ज्यादा होती है तो ब्लू फ्लेम अच्छे से जलता है वो, ठीक है। फिर दूसरा हमारा होता है येलो जोन, जहाँ पे मॉडरेट जलता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर कम पहुंच पाती है। और तीसरा होता है ब्लैक जोन, जहाँ वो अनबर्न जोन होता है, वो जलता नहीं है, ब्लैक जोन होता है वहां पे वो, अगर कहें तो सबसे कम हॉट वाला पार्ट होता है या लोएस्ट हॉट पार्ट होता है आपका ब्लैक जोन होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, नेम द फॉसिल फ्यूल यूज्ड इन मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए रेलवे इंजन में और थर्मल पावर प्लांट में का इस्तेमाल करते हैं। तो खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रेलवे में जो है उसमें रेलवे इंजन में कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गदर मूवी देखिए तो उसमें देखिए कोयला डालते हैं उसमें, गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी को भगाने के लिए, रेल को भगाने के लिए। और थर्मल पावर प्लांट अभी मैं पढ़ाया तो बताया था इसको, तो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कोयला यानी कोल करते हैं, कोल करते हैं। खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कोल करते हैं। रेलवे इंजन में जो है ईंधन ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं, कोल करते हैं। तो हिसाब से कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खाना बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करते हैं, रेलवे इंजन में जो है कोयले का इस्तेमाल किया जाता था,
अब नहीं करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो है कोयले का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए अगला, यूज ऑफ डैश इन व्हीकल रिड्यूस पॉल्यूशन। क्या चीज व्हीकल में इस्तेमाल करें जिससे पॉल्यूशन कम हो जाए? तो भैया पेट्रोल डालने से पॉल्यूशन कम नहीं होगा, डीजल से नहीं होगा, पेट्रोल डीजल से जो है पॉल्यूशन बढ़ेगा। क्या इस्तेमाल करेंगे? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। आजकल सीएनजी की बसें आ गई, सीएनजी की छोटे छोटे व्हीकल आ गए हैं, ठीक है, सीएनजी कार आ गई हैं, जो क्या करती हैं, जो पॉल्यूशन को कम करती हैं, यानी कंपैरिजन टू पेट्रोल डीजल ये पॉल्यूशन कम करती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लस ये एक तरह से नेचर के क्या है, इको फ्रेंडली हैं, नेचर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती नहीं है। अगला देखिए, आइडियल फ्यूल हैज डैश वैल्यू। तो अगर एक अच्छा फ्यूल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, तो पहले ये पता होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो कैलोरी वैल्यू बताया तो मैंने कि किसी सब्सटेंस को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, यानी 1 यूनिट मास या 1 किलो 1 केजी हमने जलाया तो उसमें कितनी ऊष्मा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो कहते हैं जैसे ये थोड़ा सा जलाया और ज़्यादा ऊर्जा हमको मिली, कम इस्तेमाल किया ऊर्जा ज़्यादा मिली, तो हम उसको अच्छा फ्यूल मानते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कि आइडियल फ्यूल हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, याद रखना। अच्छा फ्यूल, लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, कैलोरीफिक वैल्यू गिव अस, क्या देता है? फ्यूल एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ लाइट, नन ऑफ द अबव। तो फ्यूल एफिशिएंसी भैया, बेस्ट एफिशिएंसी, क्षमता, उसकी क्षमता की बात करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज डिफाइन करता है? फ्यूल की एफिशिएंसी, उसकी कितनी क्षमता है, कितनी कम, थोड़ा इस्तेमाल करने पे ज़्यादा जल सकता है, ज़्यादा ऊर्जा दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22-21, कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, यानी उसकी यूनिट पूछ रहा है क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मात्रक पूछ रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होगी पूछ रहा है। तो हो जाएगा आपका ऊर्जा देगी, ऊर्जा देगी मतलब इसका हो जाएगा किलो जूल। जूल ऊर्जा की यूनिट होती है, हीट एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और पर केजी यानी 1 केजी जलाने पर कितनी ऊष्मा देगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने का हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा किलो जूल पर केजी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी CF अपॉन होता है आपका, यानी आपने कितना जलाया है, तो किलो जूल हो जाएगा आपका अपॉन यानी पर केजी। तो किलो जूल कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है, यानी जो सब्सटेंस आपने किलो जूल में जलाया है, 1 केजी जलाने पर कितने किलो जूल आपको, 1 केजी जलाने पर कितना किलो जूल आपको ऊर्जा, कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर केजी, इसकी मात्रक, इसका यूनिट हो जाएगा। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, विच हैज सॉलिड फ्यूल, इसमें से कौन सॉलिड फ्यूल है? देखो बेवकूफ बना रहे हैं इस क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सॉलिड फ्यूल किस लिए कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन 9th वालों को नहीं आएगा, ये 6th वालों के लिए है। तो 6th 9th को मैं दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें लेवल बढ़ा देते हैं इसमें, बस पढ़ना सेम चीज़ें हैं, पढ़ना सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन उठाने का तरीका बदल जाता है, पढ़ना सेम टॉपिक सब कुछ आपको है। विच इज सॉलिड फ्यूल, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड। तो सीधी सी बात है, जो सॉलिड फ्यूल किस में हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ये क्लास 6 का क्या क्लास 3rd का बच्चा बता देगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन, सेफ्टी मैच मतलब होता है माचिस, माचिस को कहते हैं सेफ्टी मैच, ठीक है, जो हम जलाते हैं उसको। तो इसमें एक तीली बनी होती है इस तरह से, ये तीली बनी होती है, ठीक है, ये वाला पार्ट है कलरफुल, ये तीली बनी होती है, जो तीली, तो जो तीली में जो इसका जो मसाला होता है, ठीक है, जिसमें ये मसाले से बना होता है, जो तीली में जो लगा हुआ मसाला है, वो पूछ रहा है किसका बना होता है, इसका कंपोजिशन पूछ रहा है, जो जब रगड़ते हैं तो जलता है जो, ठीक है, वो किसका बना हो पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन दे रखा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा होगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, बोथ ए एंड बी। तो आपका समझ लीजिए कि इसमें जो है दोनों ए ऑप्शन बी दोनों सही, यानी आपका यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड,
एंटीमनी SbS3 और पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट इनका जो मिक्सचर होता है इसका इस्तेमाल जो है माचिस की तीली बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एनडीए का भी पूछा गया है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट इसका मिक्सचर जो होता है ये मसाला बनाते हैं, जिसको हम जब माचिस का बॉक्स होता है उसके साइड जो रब करते हैं तो जल जाता है, ठीक है। तो इसका उस हिसाब से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड उस हिसाब से इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विच इज ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, बहुत बार पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस से पूछा गया है, ठीक है। बाकी आपका सैनिक स्कूल में पूछा गया है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन के कौन सा होता है, तो पूरे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आपका हो जाएगा दैट इज कोक। कोक होगा आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है। तो इसका कोक इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, नेम द रिसोर्स प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। नेम द रिसोर्स प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, यानी कौन सा ऐसा रिसोर्स है, कौन सा ऐसा रिसोर्स जो प्रकृति में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत क्वांटिटी में कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसे कहते हैं अनलिमिटेड रिसोर्स। जो नेचर से हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, नन ऑफ दिस। तो एग्जॉस्टिबल मतलब खर्च हो जाएगा, तो ये कहाँ से हो गया, ये नहीं हो सकता है। लिमिटेड रिसोर्स मतलब तो वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि अनलिमिटेड बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, नेम द रिसोर्स प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो जो लिमिटेड क्वांटिटी है, तो याद देखिए जो लिमिटेड क्वांटिटी में उसे कहते हैं क्या, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगा यानी एक समय बाद वो खत्म हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल में हो जाएगा आपका कौन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, ठीक है, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या है, ये आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं, एक समय बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इससे पहले देख लें तो आपका हो जाएगा इसमें आपका सन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड मिल, ठीक है, विंड मिल, तो विंड मिल हो गई, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, विंड मिल हो गई, हाइड्रो पावर प्लांट को हम डैम भी बोलते हैं, डैम बनता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी हो गई, विंड मिल हो गई, ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो ये इन एग्जॉस्टिबल के अंदर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि जो है एग्जाम्पल पूछ ले कि कौन सा एग्जॉस्टिबल का, तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। और सेम इसमें भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और सीएनजी, एलपीजी, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग को क्या कहते हैं, तो हमने उसका चार्ट बताया था। पेट्रोलियम रिफाइनिंग को क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक वर्ड पढ़ा था, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, ठीक, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। जहाँ पर एक चार्ट था तो मैंने बताया था उसमें कि इस टेम्परेचर पर पेट्रोल निकलेगा, इस टेम्परेचर पर डीजल निकलेगा, इस टेम्परेचर पर केरोसिन निकलेगा, इस टेम्परेचर पैराफिन वैक्स निकलेगा। तो जो चार्ट बताया था एक बार जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसे कहा जाता है, उस हिसाब से इसका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट